अब हम शुरू करने जा रहे हैं पंचकर्म में नस्य गठन का टॉपिक। इससे पहले जो नस्य है वो चरक सूत्र 5 में मात्रास्थिति अध्याय में भी पढ़ाया गया है। उसका जो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आगे देखिए, चरक ने जो है नस्य 5 प्रकार का बताया है। कौन कौन बताया? नावन बताया, अवपीड़ बताया है, धमापन बताया, धूमपान बताया और प्रतिमर्श नस्य बताया है। जो नावन नस्य है वो 2 प्रकार का होता है, एक स्नेही प्रकार का होता है और दूसरा शोधन प्रकार का होता है। अवपीड़ नस्य जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, शोधन और स्तंभन। धमापन नस्य, ये वहाँ पे मैंने आपको बताया था, धमापन होता है, चूर्ण को लेते हैं और उसको एक नलिका से, जो जिसका योग रत्नाकर ने जिसकी लंबाई 6 अंगुल बताई है, उस धमापन नाड़ी से जो नासिका होती है, जिस समय जो पेशेंट होता है अंदर की तरफ श्वास खींचता है, उस समय उसको फूंक दिया जाता है। ये जो चूर्ण होता है ये देही और श्रोत्रस दोनों का विशोधन करने वाला होता है। धूमपान जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है, विरेचनीय, स्नेहिक और प्रसादनीय। उसका लास्ट आता है प्रतिमर्श नस्य। प्रतिमर्श नस्य उभयकृत होता है। उभयकृत यानी कि ये स्नेहन करने वाला भी होता है और शोधन करने वाला होता है। ये दोषों को बढ़ाने वाला नहीं होता है। दिन भर में किसी भी समय इसको दिया जा सकता है, प्रातः, निशि, सर्वदा। उसके बाद ध्यान देंगे कि जो नस्य है वो प्रावट, शरद और बसंत ऋतु में देना चाहिए। यानी कि शरद ने बसंती को प्रावट में नस्य दिया, इस प्रकार से इसे याद कर लेंगे। कर्मानुसार जो नस्य होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक रेचक होता है, तर्पण होता है और समन टाइप का होता है। जो रेचक होता है वो स्तंभ को हरने वाला, सुसुप्ति को हरने वाला और गुरुता को हरने वाला दिया जाता है। तर्पण जो होता है वो शिराकंप में, अर्दित आदि वात विकारों में दिया जाता है। समन जो होता है वो रक्त, पित्त आदि दोषों में समन नस्य दिया जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे कि जो अत्ययिक अवस्था है उसमें जो नस्य होता है उसमें कृत्रिम गुणों का आदान कर देना चाहिए। कृत्रिम गुणों का आदान यानी कि स्नेह जो होता है उसमें संस्कार कर, अन्य औषधियों का संस्कार कर ही देना चाहिए। जैसे अगर ग्रीष्म ऋतु में देना है तो पूर्वाह्न में देना है, शीत ऋतु में देना है तो अपराह्न में देना है, और अगर वर्षा में देना है तो दुर्दिन ना। दुर्दिन का मतलब होता है वर्षा ऋतु में जब बहुत ज़्यादा बारिश ना हो रही हो, आकाश में काले मेघ ना हो। अगर काले मेघ हैं और बारिश हो रही है तो इस अवस्था को दुर्दिन कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्षा काल में जब दुर्दिन ना हो तो देना। जो व्यक्ति नवजर से पीड़ित है, शोक से पीड़ित है, ऐसे व्यक्तियों को अगर नस्य दिया जाता है तो उनके शरीर में जो ऊष्मा होती है वो बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई ऊष्मा जो होता है वो नेत्र नाड़ियों का अनुसरण करते हुए तिमिर को करती है और ज्वर की वृद्धि कर देती है। अब इसमें ध्यान देंगे, गर्भिणी को नस्य देने से गर्भ स्तंभित हो जाता है, यानी कि गर्भ का मूवमेंट जो होता है बंद हो जाता है। उसके अलावा उसमें माल फॉर्मेशन होते हैं, जैसे वो काक हो जाता है, कुड़ी हो जाता है, पक्षत हो जाता है, पीठ सर्पी हो जाता है। अनर्थ या दुर्दिन में अभी बताया था कि वर्षा काल में 2 दिन में नस्य नहीं देनी चाहिए। अगर नस्य दिया गया तो क्या होता है, शीत दोष के कारण पूती नस्य हो जाता है और शिरोरोग हो जाते हैं। ठीक है, जो नस्य होता है वो प्राक सूर्य या मध्य सूर्य में देना चाहिए। उससे पहले नासा प्रदेश का स्नेहन स्वेदन करना है। सर को पीछे की तरफ झुकाकर, प्रलंब शीर्षा, उस समय ये जो है पेशेंट को बताएगा, पेशेंट को अपने जो सर है वो पीछे की तरफ झुका लेना चाहिए और किंचित किंचित पाद उन्नतस्य, यानी थोड़े थोड़े उसको अपने पैरों को उठा लेना चाहिए। अब जो वैद्य है उसको क्या करना है, उसको वाम हस्त के अंगूठे से नासिका को ऊपर उठाना है। जब वाम हस्त वहाँ बिजी हो गया तो बचा क्या, दाहिना हस्त बचा। तो दाहिने हस्त से पिच्चू आदि के द्वारा नस्य का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि नस्य का जो स्नेह है वो नासिका में प्रवेश कराना चाहिए। उसके बाद देखें, अगर स्नेह से नस्य किया है तो उसके बाद जो सिर प्रदेश है उसका स्वेदन करना है। ठीक है, और फिर क्या होता है, फिर बार बार कफ के साथ उस स्नेह को निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी कि स्टीवन आदि कर्म
करने चाहिए। अब जब हमने बताया कि जो गर्भिणी है उसको नशे नहीं देना है, पर अगर विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है और गर्भिणी को नशे दिया ही जाना है, तो उसमें अगर गर्भिणी को नशे देने पर वात रोग हो जाए तो उसको क्षीर सर्पी देना चाहिए। ज्वर, शोक, मध्यपि में तिमिर रोग उत्पत्ति हो जाए तो रूक्ष और शीतल अंजन का प्रयोग करना चाहिए। वैसा ही रूक्ष और शीतल लेप करना चाहिए और रूक्ष और शीतल पुटपाक का प्रयोग करना चाहिए। आश्रय भेद से जो सिरोविरेचन होता है वो 7 प्रकार का होता है। 7 प्रकार नहीं, प्लांट में किस हिस्से से जो सिरोविरेचनिक द्रव्य है वो प्राप्त किया गया है उसके आधार पर, यानी कि आश्रय भेद से सिरोविरेचन 7 प्रकार का होता है। पंचांग है, मूल है, पत्र है, त्वक है, पुष्प है और फल है। यहाँ पे पत्र 2 बार लिखी है, उसको एक ही बार समझेंगे। मूल, पत्र, त्वक, पुष्प और फल। उसके अतिरिक्त जो है कंद है और निर्यास है। इस प्रकार से ये 7 हो जाते हैं। ध्यान रखना है जो सिरोविरेचन द्रव्य हैं उनमें लवण होता है, कटु होता है, तिक्त होता है और कषाय होता है, परंतु मधुर और अम्ल नहीं होता। ये मधुर अम्ल रस होते हैं, ये कफ को ज़्यादा बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए मधुर अम्ल रस नहीं होता है। ऐसे भी याद रखते हैं कि सिरोविरेचनी जो द्रव्य होते हैं उनकी माँ नहीं होती है। MA सुश्रुत ने औषधि और औषधि सिद्ध स्नेह जो है, अगर उन्होंने कहा उसको अगर नासिका से दिया जाए तो इसे ही नश्य कहा जाता है। औषध सिद्धो व स्नेहो नासिकाभ्याम दीयते इति नस्यम। तो सुश्रुत ने नस्य 2 प्रकार का बताया, एक सिरोविरेचनिक बताया और दूसरा स्नेहिक नस्य बताया। फिर आचार्य सुश्रुत ने कहा ये जो सिरोविरेचनिक और स्नेहिक नस्य हैं ये पुनः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? नस्य और सिरोविरेचनिक, ये तो उन्होंने लगभग वही बता दिया। उसके अलावा प्रतिमर्श है, अवपीड़ है और प्रदमन है। जो यहाँ पे नस्य है इससे स्नेहिक नस्य ही समझेंगे। अब उन्होंने इसके बाद लिखा जिसमें से नस्य और सिरोविरेचन ही प्रधान है, यानी कि वही 2 ऊपर वाले ही प्रधान है। उन्होंने कहा नस्य का विकल्प जो है वो प्रतिमर्श है। इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नेहिक नस्य या नस्य का विकल्प जो है वो प्रतिमर्श है, जबकि सिरोविरेचन का बचे हुए दोनों अवपीड़ और प्रदमन। तो सिरोविरेचन का विकल्प जो है वो अवपीड़ नस्य है और प्रदमन नस्य है। उन्होंने कहा स्नेह नस्य की मात्रा कितनी होती है, तो उन्हें 3 मात्राएं बताई हैं। 8 बिंदु ये अवर मात्रा है। फिर एक सुक्ति में 32 बिंदु होते हैं, उसे एक सुक्ति कहा जाता है। और लास्ट है प्रवर मात्रा पाणी सुक्ति है, जिसमें कि 64 बिंदु की मात्रा होती है। सिरोविरेचन नस्य में स्नेह का जो प्रमाण होता है वो 4, 6, 8 बिंदु होता है। ये अवर मात्रा है, मध्यम मात्रा, प्रवर मात्रा है। जो सिरोविरेचन नस्य में स्नेह की प्रवर मात्रा है वो 8 बिंदु है। तो स्नेह में अलग है, स्नेह में 8, 32 और 64 है, जबकि सिरोविरेचन नस्य में 4, 6 और 8 बिंदु की ही मात्रा है। स्नेहिक और सिरोविरेचन नस्य को अभुक्तो, यानी कि जब इंसान ने खाना ना खाया हो, ठीक है, और अन्न काल उपस्थित हो, है ना, यानी कि बिना खाना खाए जब अन्न काल उपस्थित हो उसी समय देना चाहिए। वातज विकारों में कब देना है? अपराह्न में देना है। जो पित्तज विकार में मध्याह्न में देना। कफज विकारों में पूर्वाह्न में, सुबह सुबह ही नश्य दे देना है। अब आती है नश्य योग्य आयु। तो नश्य योग्य आयु कितनी है? वाघभट्ट ने नश्य योग्य आयु 7 से 80 वर्ष बताई है, जबकि सांगर ने 8 से 80 वर्ष बताई है। स्नेहिक नश्य जो होता है वो दंत के शंसु प्रपद, यानी कि जिसके दांत गिर रहे हों, जिसके केस गिर रहे हों, जिसके दाढ़ी मूछ गिर रहे हों, उनमें देना चाहिए। दारुण कर्णशूल में देना चाहिए, कर्ण छवेड़ में देना चाहिए, स्वरूप घात में देना चाहिए, तिमिर में देना है, नासा रोग में देना है, आश्य यानी मुख संबंधी रोगों में देना है, आश्य शोष यानी कि मुख में जो शोष हो गया उसमें देना है, अबाहुक में देना है। अकाल में अगर वली और पालित्य होता है तो उसमें स्नेहिक नस्य देना है। अब सिरोविरेचन नस्य किस किस में देना है? जैसे सिरोगौरव में देना है, पीनस में देना है, अर्धाव वेदक में देना है, गंध ज्ञान का अगर नाश हो गया उसमें देना है, ऊर्ध्व जत्रुगत के कफज विकारों में सिरोविरेचनिक नस्य को देना है। नस्य और सिरोविरेचन के 2 व्यापक होते हैं। जो
नश्य जो होता है वो दोषों का उत्क्लेश कर देता है। इसमें जो चिकित्सा है समन और शोधन करनी चाहिए। शिरोविरेचन जो होता है वो क्षय रोग कारक होता है और चिकित्सा क्या होता है, भ्रंगण चिकित्सा इसमें करनी चाहिए। अब प्रतिमस नश्य के काल, सुश्रुत और सारंगधर ने प्रतिमस नश्य के 14 कालों का वर्णन किया हुआ है। ये 14 काल है, इनका डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन किया गया है वो चरक सूत्र 5 में किया गया है, मातृशती अध्याय में, वहाँ पे चेक कर लेंगे। वाग्भट ने 15 बताए हैं। उन्होंने ग्रह निर्गच्छता नहीं माना है, जबकि शिरोअभ्यंग और हास्य के बाद जो है प्रतिमस नश देना चाहिए। तो ऐसे करके टोटल 15 हो जाते हैं। चरक ने शिरोविरेचन 3 प्रकार का बताया है। जो हीन बल वाले व्यक्ति हैं उनको एक ही बार देना चाहिए, जो मध्यम बल वाले व्यक्ति हैं उनको 2 बार देना चाहिए, जो उत्तम बल वाले व्यक्ति हैं उनको 3 बार देना चाहिए। प्रतिमस नश्य की जो मात्रा है, जब नश्य में प्रयुक्त स्नेह जब थोड़ी छींक आने से मुख में आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिमस नश्य की मात्रा कहेंगे। सारंगधर ने बताया कि 1 से 2 बिंदु ही प्रतिमस नश्य की मात्रा होती है, यानी कि 1 या 2 बूंद। अष्टांग हृदय और सारंगधर ने 2 बिंदु की मात्रा मानी है। सुश्रुत ने कहा है कि स्नेहिक नश्य में कौन कौन सा स्नेह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वात विकार है तो वसा का प्रयोग करना चाहिए, पित्त विकार है तो घृत का प्रयोग करना चाहिए, वात पित्तज विकार है तो मज्जा का प्रयोग करना चाहिए, और वात कफज विकार है तो तैल का प्रयोग करना चाहिए। सारंगधर ने इसमें मत दिया। अगर वात विकार है तो वसा, सेम वैसे ही है। पित्त विकार में घृत के साथ मज्जा बताया। पित्त और वात पित्तज में भी घृत और मज्जा ही बताया है, जबकि वात कफज में तैल को उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा चतुर्विध स्नेह में श्लेष्मा स्थान का विरोधी होने के बाद नश्य में तैल श्रेष्ठ होता है। इसी के साथ ही जो नश्य के पॉइंट बच गए थे, जो हमने नश्य पढ़ाया था चरक सूत्र 5 में, उसके अलावा जो पॉइंट बच गए थे वो यहाँ पर पढ़ा दिए गए हैं।